बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। नाज़रीन, आज की ये वाली वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अचीव करना चाहते हैं। अगर आपका इरादा है कि आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, चाहे वो चाइना स्कॉलरशिप हो, चाहे वो अमेरिकन स्कॉलरशिप्स हों या यूरोपियन स्कॉलरशिप्स हों, या कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अगर आप कोई स्कॉलरशिप हंट करना चाहते हैं, तो सिर्फ ख्वाहिश होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। और उस जो आपका एक प्रिपरेशन प्लान है, उसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने होते हैं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स वो स्कॉलरशिप अनाउंस होने से पहले पहले आपके पास तैयार होंगे, तो आप ये समझें कि आपने 70% जो है वो अपना काम कंप्लीट किया हुआ है। जो ही वो स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो आप उस स्कॉलरशिप के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब स्कॉलरशिप अनाउंस होती है तो उस टाइम वो भाग दौड़ शुरू करते हैं, और उस भाग दौड़ में ये होता है कि कुछ ऐसी हर्डल्स आ जाती हैं किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में कि वो जो स्कॉलरशिप है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए अनाउंस की जाती है, और वो टाइम गुजर जाता है और अल्टीमेटली आप खुद अपना जो है वो लॉस कर जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर आपका इरादा है कि आप या आपका कोई भी दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है वो अचीव करना चाहता है, उसको हंट करना चाहता है, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। इस वीडियो के 2 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट्स के अंदर हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो 1 पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, यानी जिस आप जो है एक ही पेपर के ऊपर वो मुश्तमिल होते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे टाइप होते हैं जिनके ऊपर आपने खुद लिखना होता है। तो वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हम जो 1 पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और वीडियो का दूसरा जो हिस्सा होगा वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर हम ऐसे टाइप डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो नाज़रीन, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहली चीज़ जिसका होना इंतहाई ज़रूरी है, ये चीज़ ऐसी है, अगर आपके पास ना भी हो आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं जहाँ पे ये मैंडेटरी है, और कुछ स्कॉलरशिप में ये मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं भी है वहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिनके पास ये चीज़ मौजूद हो, और वो चीज़ हमारे पास है पासपोर्ट। यानी अगर आपके पास अपना पासपोर्ट तैयार है, अगर आपने अपना पासपोर्ट तैयार किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, तो वो लोग इस चीज़ को देख के कि इसने अपना पासपोर्ट पहले से तैयार किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये बंदा रेडी है, यानी इस बंदे की प्रिपरेशन है। सेकंड जो चीज़ है वो है सीवी। याद रखें, अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना और जॉब के लिए अप्लाई करना, ये 2 एक अलग चीज़ें हैं। तो आपकी सीवी जॉब वाली सीवी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी सीवी के अंदर आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मस्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपकी एकेडमिक स्किल्स क्या हैं वो आपके उसमें सीवी के अंदर मेंशन होनी चाहिए। आपकी एफिलिएशंस कुछ ऐसी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, या आपने कौन से ऐसे टूल्स सीख रखे हैं जो आपकी इस स्टडी के अंदर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। यानी वो चीज़ें जो आपकी स्टडी को स्ट्रेंथन करें, वो चीज़ें आपकी सीवी के अंदर शामिल होनी चाहिए। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, यानी इंटरनेशनली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। आप किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हर मुल्क की अपनी एक लैंग्वेज है, लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इस टाइम जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आप अगर इंग्लिश अच्छा जो है वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट फ्राहम करने वाली हैं। तो मोस्टली स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो कि आप ये समझ लें कि दुनिया की इस टाइम 80 से 85% स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो इन 2
टेस्ट से मशरूत हैं, आइल्स और टोफल के साथ। आइल्स क्या है? ये बेसिकली आपके पास एक लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि हर दुनिया का जो मुल्क है उसके अंदर अगर आप अप्लाई करें तो वो आपसे इसकी डिमांड करते हैं। और अमेरिका के अंदर एक चीज़ है जिसको हम टोफल के नाम से जानते हैं। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे टोफल डिमांड करती हैं कि आप हमें टोफल, इसका भी ख़ास जो है वो एक स्कोर होता है, वो स्कोर आपने अचीव करना है। इसी तरह आइल्स के बैंड्स होते हैं वो आपने हासिल करने होते हैं, तब जाकर आप जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के अहल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GRE। GRE क्या है? GRE बेसिकली हमारे पास जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितनी भी अमेरिकन स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है और इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपसे GRE डिमांड करती हैं। तो GRE भी आप लोग अगर अमेरिका के अंदर ख्वाहिशमंद हैं अमेरिका जाने के, तो GRE आपको लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। एक तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको आइल्स या टोफल करना पड़ेगा और साथ में दूसरा आपको GRE करना पड़ेगा। तो ये जो GRE है ये सिर्फ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये समझें उन्होंने मोस्टली 90-95% उन्होंने कंपलसरी करा दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं जहाँ पर GRE वाले को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मेरे इल्म के मुताबिक ताइवान के अंदर जो सबसे एलिट स्कॉलरशिप्स हैं, यानी सबसे महंगी जो स्कॉलरशिप है, उसमें भी उन्होंने क्लियरली तौर पे मेंशन किया हुआ है जिसको TIGP कहते हैं। तो ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके अंदर भी उन्होंने GRE को मेंशन किया हुआ है कि जिसने GRE किया होगा हम उसको इस स्कॉलरशिप में प्रेफरेंस देंगे। तो GRE भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल एक टेस्ट है जो आपने लाजमी तौर पे करना है। इसके बाद आते हैं डिग्री अटेस्टेशन की तरफ। डिग्री अटेस्टेशन क्या है? डिग्री अटेस्टेशन ये है कि अगर आप फ़ॉरेन किसी स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनको सबसे पहले जो आपका रेलिवेंट बोर्ड है या आपकी जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ से टेस्ट करवाना होता है, या फिर आप डायरेक्ट HEC से या रेलिवेंट जो आपका बोर्ड है, जो भी डिग्री आप बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे उसके बाद उस डिग्री को, उस सनद को आपने जो IBCC है इस्लामाबाद में जो उसका हेड ऑफिस है वहाँ से अटेस्ट करवाना होता है। इसके अलावा जो आपकी जो BS या इस तरह आगे जो डिग्रीज़ हैं उनको आपने HEC से अटेस्ट करवाने के बाद फिर आपने उनको फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना होता है। तो फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने के बाद तो ये समझें कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन वाला जो काम है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो आपसे नोटराइज कॉपीज़ मांगती हैं, यानी आपने नोटराइज कॉपीज़ अपलोड करनी होती हैं। तो इस वाले से सजेशन ये है कि आप अपनी सारी एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ करवा लें और आप किसी भी ऐसे वकील के साथ जो कि ऑथराइज नोटरी पब्लिक है आप उससे जो है वो उनको अटेस्ट करवा लें। तो आप जहाँ पे आपको अटेस्टेड डिग्रीज़ अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये वाला सारे का सारा काम आप पहले से करवा दें। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है जी FRC। FRC क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट सर्टिफिकेट, या जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट क्या है? जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं वो आपसे कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगती हैं कि अगर आप हमारे मुल्क के अंदर आएंगे तो आपके पास भी तो कुछ सरमाया होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आपके साथ कुछ मसला हो जाता है या यहाँ से कुछ स्कॉलरशिप आपको मिलने में डिले होता है तो आपके पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इस हवाले से डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये डिपेंड करता है उस मुल्क की, जो जैसे जर्मनी है वहाँ की अलग है, इसी तरह अमेरिका की अलग है, इसी तरह ताइवान के अंदर वो 4000 अमेरिकन डॉलर्स जो है मोर देन इससे होने चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंट है, लेकिन ये चीज़ होनी ज़रूरी है। आप पहले से ये पता लगा सकते हैं कि किस मुल्क की क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसी हिसाब से आपको ये FRC और बैंक स्टेटमेंट
अगर रिक्वायर्ड है तो आपको पहले से बनवा लेनी चाहिए। इसी तरह आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है। करैक्टर सर्टिफिकेट क्या है? करैक्टर सर्टिफिकेट ये होता है, एक तो अमूमन आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आपकी जॉब हो जाती है, लेकिन अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं और या आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ये इंश्योर करती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उस हवाले से जो आपका मुतल्लिका थाना है वो आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना के देता है। लेकिन ये बात आपने उनको बतानी है कि हमने इंटरनेशनली जो है वो स्कॉलरशिप के लिए या मुझे बैरून मुल्क के लिए चाहिए। तो दो अलग फार्मेट हैं, एक लोकल है और एक बैरून मुल्क के लिए है। तो जो बैरून मुल्क के लिए होता है वो उसका फार्मेट जो कि इंग्लिश में होता है तो आपने वो वाला बनवाना है। जो दूसरे वाला सिंपल वाला है उर्दू वाला वो नहीं बनाना। तो करैक्टर सर्टिफिकेट के बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी मोस्टली स्कॉलरशिप के अंदर इसको तलब किया जाता है। चाइना स्कॉलरशिप के अंदर, इसी तरह अदर जो स्कॉलरशिप्स हैं तो वो डिमांड करती हैं कि आप अगर अपनी मेडिकल फिटनेस के हवाले से कोई हमें सबूत दें। तो इस हवाले से आप लोगों को एक जो फॉर्मेट है वो मिल जाता है, हर स्कॉलरशिप का मौजूद होता है। यानी प्रीवियस आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि पिछले साल ही क्या जो है वो उसका फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट को लें, उसी हिसाब से अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। इसको भी बनाना इंतहाई आसान है। आप किसी भी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर से अपना वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उससे वो अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आप उसके अंदर उसको फिल करवा के उसकी वहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी, सिग्नेचर वगैरह। तो ये एक आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। लेकिन असल जो मेडिकल आपका होता है वो जब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है उस टाइम आपका जो एम्बेसी के थ्रू मेडिकल टेस्ट होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन इनिशियल स्टेप के अंदर आपको इस तरह का एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जी नाज़रीन, तो अब हम वीडियो के दूसरे सेगमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे और वेल जो है वो आपने प्रिपेयर किया होगा इनका, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसकी ये समझेंगे जो हंट करने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है SOP। SOP स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यानी सबसे पहले जो स्कॉलरशिप एजेंसी है वो आपसे ये बात जानना चाहती है कि आप इसी स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए क्यों तगदो कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको जो है वो इस वजह से मजबूर कर रही है कि आप इस स्कॉलरशिप को हासिल करें। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको वहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास है वो 1 पेज होना चाहिए। यानी आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो 1 पेज के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें आपने डिटेल जो है वो उनको बतानी है कि आप क्यों इस स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक दूसरे का नेमल बदल है, दोनों में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। मोटिवेशन लेटर यानी किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के इसके पीछे मकसद क्या है। दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें बस वही इनफ है, और अगर मोटिवेशन लेटर मांगा हुआ है तो वहाँ पर भी आप उसको अपलोड कर दें, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर चाहें तो थोड़ी सी आप इनके अंदर एक वेरिएशन लेके आ जाएं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अदरवाइज़ दोनों सेम ही चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 1 पेज के ऊपर मुश्तमिल होता है मोटिवेशन लेटर, जिसके अंदर आपने जो अपनी मोटिवेशन है इस स्कॉलरशिप को अचीव करने की उसको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी स्कॉलरशिप को ये समझेंगे कंफर्म करवाने में जिसका सबसे मेजर रोल है, और ये मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्टडी प्लान ही काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, वो है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जो है वो अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी प्लान जो है वो इनफ है। लेकिन अगर आप मास्टर्स और PhD करना चाहते हैं, यानी MPhil और PhD करना चाहते हैं, तो रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आपका रिसर्च प्रपोज़ल इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्कॉलरशिप एजेंसी है उसको अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको
जितना टाइम ले सकते हैं 1 साल लगा दें इसके ऊपर, लेकिन इसको वेल जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। इसके लिए जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं आप उनसे हेल्प लें, और उनसे हेल्प लेके एक ऐसा जो है वो आप रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करें जो लेटेस्ट जो रिसर्च जो है वो डायमेंशंस हैं उनको जो है वो टारगेट कर रहा हो। यानी ऐसे एरिया के ऊपर आप रिसर्च को फोकस करें जिसके ऊपर इस टाइम बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और मोस्टली जो प्रोफेसर्स हैं वो इस वाले से विलिंग हैं कि वो इस एरिया के ऊपर रिसर्च करें। तो ऐसे रिसर्च प्रपोजल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसका जो स्टैंडर्ड जो है वो साइज़ होता है वो 1 to 6 पेजेस, ठीक है। यानी 1 से 6 पेजेस तक ये आपका रिसर्च प्रपोजल, 1 से 2 पेजेस का तो रिसर्च प्रपोजल होता ही नहीं है, वो तो एक कहानी है। लेकिन अगर आप इसको 6 से 7 पेजेस तक लेके चले जाएंगे तो आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन हो जाएगा, जो कि आपकी इस रिसर्च को कंफर्म करने में अहम रोल अदा करेगा। रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं जी? रिकमेंडेशन लेटर ये भी ज़रूरत पड़ते हैं हमें मास्टर्स और पीएचडी की जो स्कॉलरशिप होती हैं वहाँ पर। इनको कैसे हासिल किया जा सकता है? सिंपल सा तरीकाकार है, आपने जिन प्रोफेसर से पढ़ा है आपने उनको बताना है जी कि मैं फ़लाँ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वहाँ की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने जो टीचर्स हैं उनसे आपने कोई रिकमेंडेशन लेटर जो है वो हमें देना है। अब टीचर को बेहतर पता है, प्रोफेसर को बेहतर पता है रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है। वो अपने एक लेटर पैड के ऊपर या यूनिवर्सिटी के लेटर पैड के ऊपर चंद जुमले आपकी शान में लिखेगा और उसको जो है वो आपको दे देगा। यानी बेसिकली वो ये बात जो है वो उसके अंदर लिखेगा कि आप जो है वो इस वाले से मोटिवेट हैं, आपके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि आप रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, और इस तरह जो भी बेहतर समझें। तो ये रिकमेंडेशन लेटर अमूमन 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो इस वाले से डिमांड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप 3 रिकमेंडेशन लेटर बना लें तो ये फिट हो जाएगा। उसके बाद स्टडी प्लान को जैसे हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ जो बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। वो ये बताते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट के हवाले से इसके अंदर ये चीज़ें आपने करने का इरादा बनाया है, ये आपका प्लान है, मंसूबा है। तो ये भी 1 से 2 पेजेस का होता है स्टडी प्लान। तो इस तरह आपके ये जो लेटर्स हैं, जो रिकमेंडेशन लेटर है और उसके बाद स्टडी प्लान है, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, मोटिवेशन लेटर है, और सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल रिसर्च प्रपोजल, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यानी ये समझें कि बहुत ज़्यादा जो आपकी रिसर्च की अवेलेबिलिटी है वो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो नाजरीन, ये थे वो इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट्स जिनका आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हंट करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बनता है, और वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।